नमस्कार दोस्तों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डी के चैनल पर। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की दूसरी महत्वपूर्ण आपातकालीन शक्ति और जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल 356 यानी राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन। उसके बारे में हम डिटेल से आज चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो, आप पॉलिटी के जो वीडियो हैं उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है पॉलिटी की प्लेलिस्ट का, वहां से आप टोटल वीडियो देख सकते हैं। और आगे भी संपूर्ण पॉलिटिकल साइंस आपको इसके ऊपर पढ़ाई जाएगी, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो आप जरूर हमारे से जुड़े। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए पॉइंट की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 356, 352 के बाद 356 जो है वो ये कहता है कि जो राज्य हैं, कौन राज्य, राज्य यानी देखिए संविधान के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो राज्य का मतलब देश है, लेकिन यहाँ राज्य की जो इकाई है उसे भारतीय संविधान में राज्य कहा गया। जैसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा आदि, संविधान में राज्य का मतलब भारत ही है, लेकिन यहाँ हम इकाई को राज्य मानेंगे। इकाई का मतलब है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आदि इकाइयाँ, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 356 के तहत राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सारा पावर किसके पास आ जाता है, राष्ट्रपति के पास आ जाता है। अब हम बात करें कि इसकी घोषणा कब होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही होती है कि जब आपातकाल लागू होगा तो उसकी कोई ना कोई परिस्थिति बनेगी। तो इसलिए 356 की जो परिस्थिति है वो क्या होगी, यानी इसकी घोषणा जो है वो कब होगी, किन परिस्थितियों में इसकी घोषणा होगी, किसकी, आर्टिकल 356 की। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 356 ये बात कहता है कि अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, अर्थात वहां की जो सरकार है वो संविधान का उल्लंघन करते हुए, संविधान को नहीं मानते हुए अगर अपनी शासन व्यवस्था को संचालित कर रही है, राज्यपाल की बात को नहीं मान रही है, राज्यपाल को ऐसा लग रहा है कि ये संविधान के खिलाफ जाकर कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही हैं, ठीक, तो ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को जो है वो अभ्यावेदन कर सकता है, यानी उसकी जानकारी राष्ट्रपति को दे सकता है। और साथ ही इसके अलावा भी राष्ट्रपति को लगे, राज्यपाल के अलावा भी अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इस राज्य में, अमुक राज्य के अंदर जो है वो संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, घोषणा के लिए कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि राज्यपाल जो है या तो वो या फिर अन्य किसी माध्यम, कोई अन्य माध्यम भी हो सकता है, अन्य माध्यम से किसको, राष्ट्रपति को क्या जानकारी प्राप्त हो कि अमुक राज्य में, ठीक है, जिस राज्य के अंदर आपातकाल लगाना है उस राज्य में, ठीक, क्या हो चुका, संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, अर्थात संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, ठीक, ये बात उसके अंतर्गत तय कर दी गई कि संवैधानिक तंत्र पूरी तरह क्या हो चुका है, विफल हो चुका है किसी भी राज्य में। ये बात किसने कही, या तो राज्यपाल कहेगा राष्ट्रपति को, या फिर राष्ट्रपति को अन्य किसी माध्यम से जानकारी मिलेगी, किस बात की, कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका। उस राज्य में राष्ट्रपति क्या लगाएगा, राष्ट्रपति शासन, यानी आर्टिकल 356 लगाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा आर्टिकल लगाएगा, 356। अच्छा, ये तो हुई घोषणा की बात कि राष्ट्रपति घोषणा कर देगा, किस आधार पर क्लियर हो चुका होगा, या तो राज्यपाल या फिर अन्य किसी माध्यम से राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि राज्य संवैधानिक तंत्र को विफल कर चुका है, संविधान के अनुसार राज्य शासन नहीं चला रहा। अब प्रश्न उठता है कि क्या उसके घोषणा मात्र से काम हो जाएगा, तो नहीं। अब यहां बात एक उठती है, वो ये कि संसद से फिर आपको क्या कराना पड़ेगा, इसे अनुमोदित कराना पड़ेगा, अर्थात स्वीकृति दिलानी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति ने कहा तो जनता के प्रतिनिधि कौन है, जनता के प्रतिनिधि संसद के लोग, तो उनकी अनुमति तो आवश्यक है, तो फिर उनकी अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अगली जो अपनी बात आती है वो आती है कि आपातकाल जो है उसका क्या करवाया जाए, अनुमोदन करवाया जाए, यानी उसकी क्या ली जाए, स्वीकृति प्राप्त की जाए। और कौन किससे स्वीकृति है, किससे अनुमोदन कराया जाए, वो करवाया जाए संसद से। और संसद के अंदर महत्वपूर्ण सदन कौन सा है, लोकसभा। तो अब हम बात करें आपातकाल के अंदर अनुमोदन की, तो देखिए दोस्तों, हमने 352 में एक बात पढ़ी थी कि 1 महीने तक, कब तक,
सिर्फ 1 महीने तक। अगर 1 माह तक जो है, जैसे घोषणा हुई, घोषणा होते ही 1 माह तक आपातकाल लगेगा और उस 1 माह के अंदर क्या हो जाना चाहिए, संसद पारित कर देनी चाहिए, तब आपातकाल आगे बढ़ेगा। यहां उस 1 महीने की जगह आपको क्या याद रखना है कि 2 माह के भीतर, कितने माह के भीतर, 2 माह के भीतर कौन, संसद क्या करेगी। अच्छा, संसद में कौन कौन से सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, क्या करेंगे, दोनों उसको स्वीकृति देंगे। किसको स्वीकृति देंगे, आपातकाल को स्वीकृति देंगे। ठीक, समझ में आ रही बात इस तरह से। तो लोकसभा राज्यसभा स्वीकृति देंगे और स्वीकृति मिलते ही, जैसे ही स्वीकृति मिली, क्या होगा, 6 माह तक लागू हो जाएगा। ठीक, अच्छा 6 माह तक ही रहेगा या फिर आगे बढ़ सकता है, तो ये बात आती है कि 6 माह के आगे भी इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक, वापस कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है, 6 माह तक फिर से बढ़ाया जा सकता है। तो 6 माह तो ये हो गए और 6 माह ये हो गए, दोनों मिलाकर कितने हो गए, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष तक क्या किया जा सकता है, इसे लागू किया जा सकता है। किसे, राज्य आपातकालीन राष्ट्रपति शासन को। अब प्रश्न उठता है, क्या इससे भी आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, बढ़ाया जा सकता है। परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है, परिस्थिति यह है कि अगर निर्वाचन आयोग ये कह दे, कौन, निर्वाचन आयोग क्या कह दे कि भाई हम जो हैं वो चुनाव कराने में क्या हैं, असमर्थ हैं, चुनाव की असमर्थता दिखा दे, क्या दिखा दे, असमर्थता, अर्थात वो ये कह दे कि किसी भी स्थिति में हम चुनाव नहीं करवा सकते। ये बात, ये कौन कहे बात, निर्वाचन आयोग। तो ऐसे में फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो फिर कितने दिन तक बढ़ा सकते हैं भाई, 1 साल तक तो बढ़ा दिया आपने, फिर चुनाव आयोग से स्वीकृति लेकर और कितना बढ़ाओगे, तो अधिकतम 3 साल तक, अधिकतम कितना बढ़ सकता है, 3 साल, मतलब 3 साल के अंदर तो फिर आपको क्या कराना पड़ेगा, चुनाव करवाना ही पड़ेगा। मतलब जो निर्वाचन आयोग है उसे 3 साल के अंदर तो फिर क्या कराना होगा, चुनाव करवाना ही होगा। ये अधिकतम होगा क्या, 3 साल। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अधिकतम 3 साल तक लागू हो सकता है क्या, आपातकाल। अब एक प्रश्न उठता है कि यहां बात किसकी हुई, संसद की, संसद ही कर सकती है, 3 साल में तो चुनाव करवा लोगे आप। लेकिन अगर इसके बाद भी बढ़ाना पड़े, जैसे आप एक बार पंजाब में हो गया था, तो ऐसे में विशेष अमेंडमेंट करना पड़ता है, संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ता है और उसके तहत ही आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर 3 साल में भी आप चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, आपको कोई विशेष प्रावधान करना पड़ेगा आपको उसके लिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ 2 बातें अपन ने पढ़ी। पहली बात क्या पढ़ी अपन ने, पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात हमने पढ़ी, आर्टिकल 356 के तहत राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल के बारे में हमने जाना कि किस प्रकार से इसकी घोषणा होगी। तो घोषणा तब होगी जब राज्यपाल या अन्य किसी माध्यम से राष्ट्रपति के पास से सूचना मिल जाए कि वो अमुक राज्य संवैधानिक तंत्र के खिलाफ जा रहा है, उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में 356 लागू होगा। कौन लागू करेगा, राष्ट्रपति लागू कर देगा। अब इसकी बात की स्वीकृति यानी उसका अनुमोदन जो संसद से करवाना है वो कितने दिन में होगा, तो 2 माह के भीतर। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि 352 में 1 माह है और 356 में कितने हो गए, 2 माह है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक प्रश्न और हमने कल देखा था, क्या कि अगर मान लीजिए लोकसभा किसी कारणवश इन 2 माह के भीतर भंग हो जाए तो फिर क्या करेंगे। तो वही बात जो मैंने कल बताई थी कि राज्यसभा से तो आप स्वीकृति ले लो और जब भी नवगठित लोकसभा आएगी तो आते ही उसे 1 माह का समय दो। 1 माह के अंदर वो अगर पारित कर देती है ठीक, अन्यथा वो आपातकाल निरस्त हो जाएगा। क्लियर। तो यहां तक की बात हमने जान ली और इसमें ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। जैसे 2 माह के भीतर उसमें 1 माह था, इसमें 2 माह हो गए। फिर इसके बाद में 6 माह तक उसमें अनलिमिटेड बढ़ा सकते थे, 6 माह के लिए चाहे जितना बढ़ा सकते थे उसको। लेकिन यहाँ राज्य आपातकाल या बोले कि राष्ट्रपति शासन में 6 और 6 1 साल तक ही बढ़ा सकते हैं। फिर और बढ़ाना है तो आपको किसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी, चुनाव आयोग की स्वीकृति। और चुनाव आयोग की स्वीकृति से अधिकतम कितने दिन बढ़ा सकते हो, 3 साल बढ़ा सकते हो। 3 साल बाद भी बढ़ाना हो तो फिर संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से क्या होता है, इसका अनुमोदन होता है।
अब प्रश्न उठता है कि जैसे ही आपातकाल लगा दिया, उसका अनुमोदन कर दिया, पूरी तरह से सिस्टमेटिक आपातकाल लागू हो चुका, तो उसका प्रभाव उस राज्य पर कैसे पड़ेगा, इसको जाने उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बात है 356 के प्रभाव की, मतलब जिस समय 356 लागू हो जाएगा उसके बाद उस राज्य के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा, जिस राज्य के अंदर आपातकाल लागू किया है, यानी राष्ट्रपति शासन आपने लागू कर दिया, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, किसी भी राज्य में 3 इंस्टीट्यूट तो होती हैं, ठीक, कौन कौन सी होती हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। 3 बड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। अच्छा, कार्यपालिका तो क्या करती है, व्यवस्थापिका क्या करती है और न्यायपालिका क्या करती है, इस बात में समझाने की आवश्यकता नहीं है। व्यवस्थापिका कानून की व्यवस्था करती है, कार्यपालिका कानून को क्रियान्वित करती है, यानी उसे कार्य करती है उस पर, और न्यायपालिका जो है अगर कोई नहीं माने उस कानून तो ऐसे में न्याय करती है। तीनों का अपना अपना काम है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कि कार्यपालिका होती क्या है। तो देखिएगा, केंद्र में जो कार्यपालिका होती है वो तो होती है कौन, राष्ट्रपति जो है वो इसका मुखिया होता है, किसका, कार्यपालिका। फिर हम बात करें राज्य में, तो राज्य में मुखिया कौन होता है, राज्यपाल, किसका, कार्यपालिका का। लेकिन राज्यपाल जिस प्रकार से राष्ट्रपति किसके साथ मिलकर काम करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के साथ, प्रधानमंत्री प्लस मंत्री के साथ मिलकर कार्य करता है कौन, राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्यपाल भी जो है वो मंत्री प्लस मुख्यमंत्री दोनों के साथ मिलकर काम करेगा। सारे तो मंत्री और मुख्यमंत्री उनके साथ मिलकर के तो काम करेगा, यानी पूरी मंत्री परिषद के द्वारा, इसे पूरी को क्या बोलते हैं हम, मंत्री परिषद। तो यहाँ एक बात क्या हो जाती है कि जैसे ही ये लागू होता है, क्या लागू होता है, 356 के लागू होते ही, ठीक, मंत्री परिषद क्या कर दी जाती है, भंग कर दी जाती है। ये पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहला प्रभाव। वापस सुनना, क्या बताया मैंने कि कार्यपालिका, जिसमें केंद्र में कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है, उसके सहयोगी प्रधानमंत्री मंत्री होते हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होता है और उसके सहयोगी होते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। अच्छा, अब ये बात जो हमने बात की कि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद जो है, जो कि राज्यपाल के साथ मिलकर के काम करते हैं, उसमें मंत्री परिषद को आपने क्या किया, भंग कर दिया। मंत्री परिषद को क्या कर दिया आपने, भंग कर दिया। और फिर उसके बाद क्या किया, जो सुनिएगा ध्यान से, ऐसे में पावर किसके पास चला गया, राज्यपाल के पास। राज्यपाल किसका एजेंट, राष्ट्रपति का एजेंट। मतलब जैसा राष्ट्रपति कहेगा वो राज्यपाल करेगा, मतलब कि राज्य की जो सारी शासन व्यवस्था है वो ऑटोमेटिक किसके पास चली गई, केंद्र के पास चली गई। ये सारा पावर कहाँ चला गया, केंद्र के पास, क्योंकि राष्ट्रपति के कहे के अकॉर्डिंग करेगा कौन, राज्यपाल। तो ऐसे में राज्यपाल का सहयोग करने के लिए जो मुख्य सचिव है उस राज्य का, ठीक, वो मुख्य सचिव रहेगा और राज्यपाल खुद है ही, और ये मिलकर के क्या करेंगे, यहाँ पर शासन करेंगे, किसके निर्देशानुसार, राष्ट्रपति के निर्देशानुसार। इसलिए उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रपति शासन। इसीलिए इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति कंट्रोल करता है शासन को। फिर उसके बाद बात करते हैं, अच्छा ये तो हमें दिख ही रहा है कि राष्ट्रपति को कंट्रोल कौन करता है, प्रधानमंत्री और मंत्री, आर्टिकल 74 के तहत, ठीक, वो उसकी सलाह के अकॉर्डिंग काम करता है। प्रधानमंत्री मंत्री की सलाह पर ही कार्य करता है कौन, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के निर्देश पे काम कौन करता है, राज्यपाल। तो इस प्रकार से जो है वो पूरी तरह केंद्र सरकार के अधीन चली जाती है कौन, राज्य की व्यवस्था। अब बात करते हैं हम व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन आता है, ध्यान से सुनिएगा। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में जो परिवर्तन आता है इसमें वो क्या है, तो देखिए व्यवस्थापिका का जो परिवर्तन वो ये कि जिस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि कानून को बनाने वाले लोगों की जब हम बात करें तो राज्य में कौन होता है और केंद्र में कौन होता है, वही बात। तो केंद्र में तो कौन होगी, संसद। राज्य में कौन होगी, राज्य की जब हम बात करें तो ऐसे में होगी विधान मंडल बोल सकते हैं, जिसके अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल होते हैं, उसे हम बोलते हैं विधान मंडल। कुछ राज्यों में है दोनों सदन, किसी में नहीं भी है, लेकिन आप ये यहाँ सबसे उचित शब्द लेंगे हम कौन सा, विधानमंडल। ये यहाँ कानून बनाते हैं राज्य में, और केंद्र में कानून कौन बनाता है, संसद। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर जैसे ही ये 356 लागू होगा ना, किसको भंग कर दिया जाएगा, विधानमंडल को भंग कर दिया जाएगा। अब इसको भंग कर दिया तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर अगर कोई कानून की आवश्यकता पड़ गई,
कहाँ? राज्य में। या फिर बजट की तो आवश्यकता पड़ती है। तो फिर उस बजट को या उस कानून को कौन पारित करेगा? अब संसद पारित करेगी। मतलब यहां बात हम करें कि व्यवस्थापिका के संबंध में भी राज्य के सारे पावर किसके पास चले गए? केंद्र के पास चले गए। इसमें भी कोई समझ में आने वाली बात है? क्लियर, अच्छी तरह समझ में आ रही है हमें कि राज्य की पावर कहां जा रही है? केंद्र में। तो दोनों परिस्थितियों में, यानी व्यवस्थापिका के तहत भी और कार्यपालिका के तहत भी, कार्यपालिका के, राज्य कार्यपालिका के सारे कार्य किसके पास गए? केंद्र की कार्यपालिका के पास। और उसी प्रकार राज्य की व्यवस्थापिका के सारे कार्य कहां चले गए? केंद्र की व्यवस्थापिका के पास चले गए। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण संस्था आती है उसे बोलते हैं हम न्यायपालिका। ध्यान से सुनिएगा, पहली संस्था कौन सी? कार्यपालिका, दूसरी संस्था व्यवस्थापिका, और तीसरी संस्था की अगर हम बात करें तो वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका की हम बात करें तो यहां इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। मतलब ये कि इस आर्टिकल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये बात अच्छे से समझने की, क्यों नहीं पड़ता? प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा क्या रीजन है कि वहां के हाईकोर्ट के ऊपर, क्योंकि राज्य में हाईकोर्ट तो होगा, तो उस हाईकोर्ट के ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? वहां की न्यायपालिका के ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे देश में न्यायपालिका है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट, उसके नीचे सेशन कोर्ट, जिला सत्र न्यायालय, ये सब चीजें होती है, और उसके बाद नीचे तक के सारे जो है वो आ जाते हैं। अब हमें ये बात समझने की है कि न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र है। स्वतंत्र है मतलब कि वो उन दोनों से ही अलग रहती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के मामले से बिल्कुल स्वतंत्र रहकर चलती है और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी जुड़ी हुई है। ठीक, तो इसलिए वहां इस प्रकार का डिवीजन पहले से ही नहीं है, वो पूरी की पूरी एक ही है। न्यायपालिका चीज ही एक है, एकीकृत है पूरी की पूरी, ऊपर से नीचे तक पूरा एकीकृत होते हुए ही कार्य चलता है। इसलिए न्यायपालिका के ऊपर इस आर्टिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे काम कर रही है वैसे ही चलेगी। मैं कहूं कि तीनों आपातकालों का ही न्यायपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात अच्छी तरह ध्यान रखिए, न्यायपालिका अपने स्तर पर जैसी है वैसी ही रहेगी, उसकी पावर में कोई कमी नहीं आएगी। बस इतना जरूर मैंने कल पढ़ाया था आपको कि 352 लगने के बाद आर्टिकल 32 के तहत आप कोर्ट नहीं जा सकते। जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या अन्य आंतरिक सशस्त्र विद्रोह वाली जो परिस्थितियां आती हैं उनमें आप कोर्ट नहीं जा सकते। किसी परिस्थिति में, कुछ परिस्थितियों के अंदर जो आंतरिक सशस्त्र विद्रोह में भले ही छूट है, बाकी युद्ध बाह्य आक्रमण में कोई छूट नहीं है, और आप कोर्ट में किसी स्थिति में वहां पर आप अधिकारों के लिए नहीं जा सकते। बस उसके अलावा न्यायपालिका में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, उसके ऊपर तीनों आपातकालों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। कल नए टॉपिक यानी आर्टिकल 360 और इसके अलावा जितने भी आज तक जो आपातकाल भारत में लगे हैं उन सब पे शानदार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।